गुड मॉर्निंग टू ऑल। लवली जी के ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। मैं रघुवीर सिंह आपके सामने लेकर रहा हूं साइंस का पोर्शन। साइंस के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उस तीनों में से मैं आप सबसे पहले समझाने की कोशिश करूंगा फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक है माप एंड इकाई, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स और मेजरमेंट की बात करते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट की बात करने से पहले मैं फिजिक्स के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ग्रीक शब्द से लिया गया शब्द है और इसका नाम है फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। और नेचर का हम प्राकृतिक विज्ञान, इससे पहले भौतिक विज्ञान से पहले इसको प्राकृतिक विज्ञान कहा करते थे। और प्राकृतिक विज्ञान कहा करते थे, उसके अंदर होता क्या था? उसके अंदर मैटर, द्रव्य और एनर्जी। हमारे प्राकृतिक जो भी विज्ञान है उसके अंदर द्रव्य और मैटर, इनके परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को हम फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब ये प्राकृतिक से भौतिक कैसे बना, इससे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। और संस्कृत शब्द से संस्कृत का एक शब्द है भौतिका। वहीं से ये फिजिक्स, इस भौतिका का मतलब क्या होता है? भौतिक विज्ञान, भौतिक दुनिया। यहीं से भौतिक विज्ञान हुआ और इसी के साथ प्राकृतिक विज्ञान से भौतिक विज्ञान चेंज हो गया। अब ये 2 प्रकार की होती है। अब इसके बाद भौतिक राशियां के बारे में बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं है, भौतिक राशियां जिनके परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मापा जा सकते हैं। जो भी भौतिक राशियां हैं उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मापा जा सके उसको भौतिक राशियां कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अब ये 2 युग्म से बनता होता है। ये 2 युग्म से कैसे? Q बराबर एन यू, जो कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसको देख लो, ध्यान से पढ़ लो। Q बराबर एन यू। अब U क्या है? U होता है यूनिट। U क्या होता है? यूनिट। और N क्या है? N है मैग्नीट्यूड। N क्या है? मैग्नीट्यूड। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मेरा 70 केजी वेट है, तो इसमें जो 70 है वो तो है मैग्नीट्यूड और केजी है वो है यूनिट। और इसके साथ ही मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां के बारे में आगे समझाने की कोशिश। इससे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे। अब हम फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटी। मूल राशियां क्या है? वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हो, वो दूसरों पर डिपेंड ना हो, उसे ही हम मूल राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, लंबाई की बात करूं, द्रव्यमान की बात करूं, या फिर ना समय या तापमान की बात करूं, ये हमेशा मूल राशियां होती है। अब व्युत्पन्न राशियां क्या है? ये व्युत्पन्न राशियां वही राशियां होती है जो मूल राशियों से ही बनती है, हम उसके अलग नहीं कर सकते। जैसे इन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, जैसे वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ। अब कैसे? इसका एग्जाम्पल मैं आप यहीं से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे त्वरण है या बल की बात करूं मैं, F बराबर फोर्स बराबर क्या होता है? m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण। तो आप ध्यान दो, ये जो a है, m है द्रव्यमान, तो इसी मूल राशि से ही हमें ये प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इन्हीं राशियों की वजह से हम यूनिट्स की बात करेंगे। या यूनिट क्या होती है? यूनिट हमारी क्या होती है? यूनिट्स क्या? राशियों को पूर्ण तथा व्यक्त करने के लिए राशियां होती है जो भी उनको पूर्ण या व्यक्त करने के लिए जो परिणाम दिया जाए उसको परिणाम को नाम दिया जाता है हमारे द्वारा। जैसे राशियों को पूर्ण तथा व्यक्त करने हैं तो उसके किसी निश्चित परिणाम को जो नाम दिया जाता है उसे ही मात्रक कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूल इकाई। अब मूल इकाई, पहले हम मूल राशियों से बात करें तो वही मूल इकाई है, वैसे उसमें चेंज हो गया, क्या हुआ? यूनिट्स में आ गया। यूनिट्स में आ गया तो वह भौतिक जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हो वही हमारी मूल इकाई होती है। तो अब व्युत्पन्न इकाई, वे मूल इकाई से, यही मूल इकाई से प्राप्त होती है। तो ये है ना मूल इकाई। अब भौतिक मूल इकाई की जो ना बहुत आगे बात करेंगे। अभी मैं समझा रहा था मूल इकाई के बारे में और व्युत्पन्न इकाई के बारे में। उसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देखें। मूल इकाई कौन सी होती है? मूल इकाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं L, और L को हम लेंथ को मीटर में नापेंगे। उसके बाद द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान की, तो इसको मास, द्रव्यमान से, और 30 सेकेंड। उसके बाद व्युत्पन्न इकाई का जो एरिया होता है, इस एरिया से नापेंगे वर्ग मीटर में। तो ये एग्जाम्पल है मूल इकाई का और व्युत्पन्न इकाई का। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? जो मूल इकाइयां होती हैं, मूल राशियां के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद हमने मूल इकाई के बारे में बात कर ली, मूल
इकाई के बारे में बात करने के बाद अब मैं बात करता हूँ जो मेन जो मूल हमारी राशि इकाई है उसके बारे में हम बात करेंगे। व्युत्पन्न इकाई मूल भौतिक राशि। उसके बाद में मूल इकाई क्या है इसकी और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है इसके बारे में बात करेंगे। लंबाई मीटर से नापेंगे और इसका प्रतीक चिन्ह एल होगा। द्रव्यमान है, इसको द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, किलोग्राम में बोलेंगे हम, किलोग्राम में लिखेंगे तो इसको हम किलोग्राम में, इसका सिंबल होगा। समय को सेकंड में नापेंगे और इसका एस सिंबल होगा। और तापमान को हम केल्विन नापेंगे और के इसका सिंबल होगा। विद्युत धारा है इसको एम्पियर में और इसका ए सिंबल होगा। और दीप्त तीव्रता, और दीप्त तीव्रता क्या होती है? दीप्त तीव्रता हम ज्योति तीव्रता भी कहते हैं इसको। तो इसका कैंडेला में नापेंगे और सीडी इसका वर्ग सिंबल होएगा। फिर द्रव की मात्रा मोल में नापते हैं और उसका मोल होएगा। अब इसके बाद में अब एक चीज और रह गई है जो आपके सामने बोलूंगा, पूरक मात्रक। अब ये पूरक मात्रक क्या होती है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पूरक मात्रक क्या होती है? पूरक मात्रक क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। ये न ही ये मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न। कौन कौन सी होती है जो ये मात्रक? पहले नंबर पर चलते हैं हम। और इसका पहला समतलीय कोण, समतलीय कोण। इसके इकाई कौन सी होती है? रेडियन। और इसका सिंबल कौन सा होता है? RAD। इसको आप उसी जो मैंने राशि बोल रहा था उसके नीचे आप लिख लो आराम से। उसका दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे घन कोण। ये पूरक मात्रक होती है। इसको हम रेडियन से इसकी इकाई होती है और इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसी के साथ मेरी जो है भौतिक राशियों के बारे में बात होगी है। मूल इकाइयां, पूरक इकाइयां और व्युत्पन्न इकाइयों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अब आगे नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करने के बाद हमने दूसरे पॉइंट पर आया हूँ। और दूसरा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम दूरियों को मापने के लिए जो इकाई दी गई है वो क्या क्या दी गई है। अब हम बात करते हैं अत्यंत छोटी दूरियों को मापने के लिए प्रयोगात्मक इकाइयां। अब कौन कौन सी होती है? एक फर्मी, इसके बारे में आपने नाम सुना ही होगा। एक फर्मी ये दूरी की सबसे छोटी इकाई है, दूरी की सबसे छोटी इकाई है। और ये किसमें नापते हैं? जब परमाणु के आकार को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। परमाणु के आकार को मापने के लिए फर्मी का यूज करते हैं। और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसको फेक्टोमीटर भी कहते हैं। और एक प्रोटॉन की जो त्रिज्या नापते हैं, वो 1.2 फर्मी होती है। ये हमेशा अच्छे से अपने बुक्स के अंदर, अपने नोट्स के अंदर अच्छे से लिख लो ताकि आपको जब रिविजन कर रहे तो आपको ये पूरी डाटा आपको याद रहे। उसके बाद हम करते हैं एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को नापने के लिए, एंगस्ट्रॉन क्या होता है? ये प्रकाश के तरंग को मापने, तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है। और ये एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये ज्यादातर स्टूडेंट को पता भी है इसके बारे में। नैनोमीटर क्या होता है? नैनो ये भी एक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापने का एक इकाई है। और इसको 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद माइक्रोन। अभी माइक्रोन एक दूरी की इकाई है। इसको परिभाषित करने माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक, इसको माइक्रोमीटर परिभाषित करते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। आगे देखते हैं थोड़ा। और इसके बाद हम बात करेंगे सबसे बड़ी दूरियों को मापने की इकाइयां। इससे पहले हम अत्यंत छोटी दूरियों के मापने की इकाई आपको समझा रहा था। इसके बाद अब हम बात करते हैं लंबी दूरियों के मापन। लंबी दूरी मापन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कंपटीशन एग्जाम में। सबसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। SSC, रेलवे और इसके अलावा साथ साथ RS में भी इसके क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अभी बात करता हूँ प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर की बात। लाइट ईयर क्या है? निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लाइट ईयर कहते हैं या प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष में इसको निकालते कैसे हैं। निकालने का तरीका आपको बताता हूँ। निर्वात में प्रकाश की गति इंटू 1 वर्ष,
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की गति इंटू एक वर्ष। 10 गुना 10 की 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है ये निर्वात में प्रकाश की गति है, और उसका 24 आर हो गए, 60 मिनट हो गए और 60 सेकंड हो गए। इसके बाद इसका जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो लाइट ईयर का 9.46 इंटू 10⁻15 मिनट आएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खगोलीय इकाई। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करते हैं। ये होती क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कुछ नहीं है, हम एक ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ अगर पृथ्वी घूम रही है, इनके बीच की औसत दूरी को ही हम खगोलीय यूनिट्स कहते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। लेकिन हम इसकी औसत दूरी ही क्यों लेते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जब सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूम रही है, कभी कभार ये कभी दूर चली जाती है, कभी सूर्य के पास में रहती है, तो इनके बीच की दूरी ही को औसत दूरी ही ली जाती है, इसलिए इसको खगोलीय इकाई कहते हैं। अब इसको एक एयू का मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इसका वैल्यू क्या है? 8.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसमें हम पार्सेक की बात करते हैं। पार्सेक सबसे बड़ी इकाई है खगोलीय विज्ञान के अंदर, सबसे बड़ी इकाई पार्सेक ही है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर ये वैल्यू हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। और ये नोट हम लगा लो, क्योंकि ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम में। ये पूरा टॉपिक ही कंपटीशन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट से हमेशा सबसे बड़ा होगा, उसमें एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, उसके बाद खगोलीय विज्ञान। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे लंबी दूरी का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर ये टॉपिक था। दूसरे नंबर पर हमने बात की थी लंबी दूरी का मापन। लंबी दूरी के अंदर पार्सेक की बात हुई, फिर प्रकाश वर्ष की बात हुई, उसके बाद में हमने बात की थी खगोलीय विज्ञान या खगोलीय यूनिट्स की। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान का मापन। अब द्रव्यमान का मापन आपको सभी को पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको। एक टन या एक मैट्रिक बराबर होता है 1000 किलोग्राम। उसके बाद एक क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। और एक स्लग बराबर, ये आपके नई यूनिट हो सकती है, एक स्लग बराबर होता है 14.57 किलोग्राम। एक पाउंड बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1CSL। अब 1CSL है क्या? 1CSL का मतलब होता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट ये सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। ये सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, और ये द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है। इसके बाद हम बात करते हैं समय का मापन। हमने सबसे पहले हमने लंबी दूरी का मापन किया, उसके बाद छोटी दूरी का मापन किया, उसके बाद हमने द्रव्यमान का मापन किया। इसके बाद हम समय का मापन करेंगे। अब समय का मापन करेंगे सोलर दिन। अब ये सोलर डे क्या होता है, इसके बारे में हम बात। सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष में घूर्णन एक लगा समय, एक अपने अक्ष में घूमने में लगा समय ही एक सोलर डे होता है। मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है उसमें लगा समय ही सौर दिन कहलाता है। इसके बाद हम सेड्रियल दिन क्या आता है? सेड्रियल का दूरस्थ तारे होते हैं, तारों के संदर्भ में हम दूरस्थ तारों के संदर्भ में बात करेंगे। इसमें हम सूर्य के संदर्भ में बात नहीं करेंगे। दूरस्थ तारों के संदर्भ में हम पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन में लगा जो समय होता है वो ही सेड्रियल दिन होता है। उसमें सौर वर्ष की बात, सौर वर्ष लगभग हमें सभी को पता है सोलर ईयर क्या होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में लगाए गए एक परिक्रमा में लगा समय। एक परिक्रमा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है और घूर्णन करती हुई परिक्रमा है। इसी को हम एक वर्ष, एक सोलर ईयर कहते हैं या सौर वर्ष कहते हैं। एक सौर वर्ष बराबर 365.25 दिन होता है। इसके बाद हम एक समय के मापन में पहले नंबर सौर दिन याद किया, फिर सेड्रियल दिन, फिर सौर वर्ष। इसके बाद हम बात करते हैं लीप वर्ष। लगभग हर एक स्टूडेंट को लीप वर्ष के बारे में पता है। लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी का माह होता है, 29 दिन का होता है। उसके बाद हम बात करें ईयर के अंदर हम जब 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड पूरा चले जाने के बाद में जो शेष में नहीं बचता उसी में लीप वर्ष काउंट करते हैं। और लीप वर्ष के बाद हम सेक, ये सेक है, ये आपके लिए नया हो सकता है लेकिन फिर किसी को पता हो सकता है। सेक मतलब समय की सबसे छोटी इकाई होती है। एक सेक बराबर क्या होता है? 10⁻⁸ सेकंड होता है। इसको थोड़ा सा आप अपने नोट्स में जरूर लिख लें तो रिवीजन के टाइम आपके काम आएगा। इसके बाद हम क्षेत्रफल का मापन करते हैं। क्षेत्रफल के मापन के अंदर हम एक बर्न बराबर क्या होता है? 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर।
उसके बाद हम बात करते हैं 1 एकड़। 1 एकड़ बराबर कितना होता है? 4047 मीटर स्क्वायर, दूसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर हेक्टर होता है। हेक्टर होता है 1 हेक्टर बराबर क्या होता है? 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम डायमेंशंस की बात करेंगे और उसके बाद जो पद्धति है बीमा की, सीजीएस पद्धति, एफटीएस जो होता है और एक एमकेएस होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद चलते हैं यूनिट और मेजरमेंट के अंदर हमने दो पॉइंट पर बात कर चुके हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है मापन की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। वैसे एसआई तो अंतरराष्ट्रीय रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ी मान्यता है, सबसे ज्यादा यूज होती है। एसआई की क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में हम बात करूंगा। उससे पहले हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति फ्रांस से ली गई है, फ्रांस के द्वारा परिभाषित की गई है। और इसके बाद में इसका एल को हम रिप्रेजेंट करना है इसमें सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और ये इसका एफपीएस क्या होता है? ब्रिटेन द्वारा है। और इसमें एल को फुट से यूनिट नापेंगे और एम को जो मेजरमेंट है वो पाउंड लेंगे, टी सेकंड, टाइम को सेकंड से। एमकेएस प्रति ऑल्सो ये जो है ना फ्रांस से, ये फिर से फ्रांस से आया। और इसमें एल लेंगे मीटर में और ना मास लेंगे किलोग्राम में और टाइम लेंगे सेकंड में। उसमें एसआई पद्धति का उपयोग क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जब 3 पद्धति आई हुई है तो ये एसआई पद्धति की यूज क्यों? एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं, ये सबसे चीपेस्ट लेते हैं। मान लीजिए एसआई पद्धति नेचर वाइज भी होना चाहिए। नेचर वाइज का मतलब कैसे है मैं बात करूंगा। जैसे ये मेरे पास ये पेन है और पेन को मैं यहां से लेके दूसरी जगह लेके गया, अगर इसमें कोई भी परिवर्तन ना आए, इसमें जो भी लेंथ में परिवर्तन ना आए, उसके लिए हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल में ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2014 के अंदर तक एसएससी में आया हुआ है। ये रेलवे के अंदर आया हुआ है। बल का जो सीजीएस पद्धति में जो ना यूनिट होती है वो डाइन होती है। अब 1 न्यूटन बराबर भी 10 की घात 5 डाइन होती है। 1 न्यूटन होती है। बल का जो एसआई पद्धति में जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। इसका कार्य की बात करते हैं। कार्य को सीजीएस पद्धति में अर्क से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्क। अब कार्य के बाद हम बात करते हैं ज्योति फ्लक्स, लुमिनियस फ्लक्स की बात करते हैं। अब लुमिनियस फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट्स होते हैं वो लुमेन होती है। अब ज्योति फ्लक्स होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये, मान लीजिए ये बल्ब है और ये जो प्रकाश प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अंदर दिशा नहीं होनी चाहिए। दिशा के बारे में बात हम नहीं करेंगे। हम जो दिशा की बात करेंगे वो ज्योति तीव्रता के अंदर बात करेंगे। तो अब फ्लक्स क्या होता है? तो एक ही क्वांटिटी में जो प्रकाश प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? लुमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद ये जो लुमिनस फ्लक्स ज्योति तीव्रता क्या है? ये जो बल्ब है, हम पहले दिशा की बात करें, हम एक ही सेकंड में जो भी एक ही दिशा में तय की ये दूरी, जो भी प्रकाश लाइट प्रोड्यूस कर रही है 1 सेकंड में, उसी को हम क्या कर रहे हैं? ज्योति तीव्रता कह रहे हैं, इंटेंसिटी। अब ज्योति तीव्रता कैंडल पावर भी कहते थे पहले, इसका दूसरा नाम कैंडेला रख दिया गया। इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो ओजोन लेयर की बात करते हैं। ओजोन लेयर की जो मोटाई को नापने की जो यूनिट है वो डॉप्सन है, ये हमेशा याद रखनी है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है, जो टेम्परेचर हुआ या आवर्ती हुई, इसका जो पुराना नाम क्या था और इसके अलावा नया नाम क्या रखा गया, इसके बारे में बात करेंगे हम। पुराना नाम क्या था? पुराना नाम डिग्री सेंटीग्रेड था और इसको रिप्रेजेंट तो इसी से करते थे। इसके बाद हम नया नाम डिग्री सेल्सियस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। और आवर्ती की बात करते हैं, सीपीएस जो होता है, सीपीएस मतलब होता है कंपन प्रति सेकंड, और नया नाम हर्ट्ज में HZ से रिप्रेजेंट करने लगे। अब इसके अलावा इसके आगे एक डायमेंशंस का पूरा चैप्टर होगा, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद। इस लवली जीके ट्रिक को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।